एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। एनसीईआरटी 11th क्लास की पुस्तक का चैप्टर नंबर 7 है ये, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ पर है, ब्राजील के अंतर्गत है, यहाँ पर हुआ था अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1992 में। बुक में ये दे रखा है 1993, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा। मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्ठी आयोजित की गई थी। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय जो आपदा है वो कौन कौन सी है। बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सभी। भौमिक आपदाएं कौन सी भौमिक आपदाओं के अंतर्गत आता है। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाव, अवतलन, मृदा अपरदन। जलीय आपदा के अंतर्गत बाढ़ है, ज्वार है, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी और सुनामी। और जैविक आपदाओं के अंतर्गत पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में, जैसे कि टिड्डियां जो होती है, टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कई सारी टिड्डियां एक साथ आकर पूरी खेती को खराब कर देती हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक बार ऐसा हुआ था। कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि। तो ये सभी जैविक आपदाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखिए मिलान से संबंधित पूछ सकता है। चारों ये दे देंगे, चारों आपदाएं आपको बतानी है कि कौन सी आपदा किसके अंतर्गत आएगी, या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये जो फैक्ट है याद ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 1999 और 2000 के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस वर्ष को, तो 1999-2000 के वर्ष को अंतरराष्ट्रीय दशक आपदा न्यूनीकरण का घोषित किया गया। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, फर्स्ट यहाँ पर दे रखी है भूकंप। सबसे ज्यादा अपूर्व, सूचनीय व विध्वंसक आपदा है भूकंप। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन जो प्लेट है इसके लिए अवरोध पैदा करती हैं। अतः इन दोनों प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं। इससे ऊर्जा संग्रह होता है। अधिक ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है, जिससे हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा किन किन प्लेटों के कारण हिमालय के अंतर्गत भूकंप आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडियन प्लेट किस दिशा की और आगे की ओर खिसक रही है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र देखिए, भारत में जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, आप जरूर ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर तो है ही है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग उपमंडल है, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, 7 राज्य, ये सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। तो आप उत्तरी भारत को कंप्लीट ध्यान रख लीजिए, उत्तरी भारत और जो उत्तर पूर्वी भारत है ये। इसके अलावा मध्य पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात हो गया। गुजरात में भी देखिए 1819, 1956, 2001 में भूकंप आए थे। महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में भूकंप आए थे। तो ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय पठार में भूकंप का एक नया सिद्धांत या फिर नई खोज देखने को मिली है। कहाँ पर, लातूर व ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत के नजदीक भीमा यानी कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, और इसमें एक भ्रंश रेखा के रूप में भूकंप का हमें मतलब पता चला है कि ये जो क्षेत्र है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे यहाँ पर
भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के 5 जो भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से है? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो सभी को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भूकंप जो सुभेद्य क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी प्रांत हो गए भारत के। इसके अलावा दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेसिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ साथ। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिम हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी व कच्छ गुजरात, ये सभी क्या है? अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हैं और इसी को दूसरा नाम दिया गया है भूकंप सुभेद्य क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के अंतर्गत सबसे अधिक जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वो ये हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। सेकंड है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, इसमें कश्मीर जो हिमाचल प्रदेश के बचे भाग हैं, उत्तरी पंजाब है, हरियाणा का पूर्वी भाग है, दिल्ली पश्चिम यूपी है और उत्तरी बिहार है, ये सभी हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी थी तो मैंने यहाँ पर लिखी है। आगे देखिए भूकंप के बाद में है सुनामी। सुनामी से प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का है, जापान, फिलीपींस, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप है, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भाग में अधिकतर हमें सुनामी देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं। आगे यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अक्षांश ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री उत्तर से लगाकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 500 से लगाकर 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। ऊर्ध्वाधर इनकी जो ऊंचाई होती है वो 12 से लगाकर 14 किलोमीटर तक हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसके अंतर्गत देखिए जैसे कि चक्रवात है और चक्रवात का जो केंद्र है, केंद्र में जो वायु होगी वो गर्म होगी, इसके अलावा जो वायुदाब होगा वो निम्न होगा और केंद्र में क्या होगा? मेघ नहीं होंगे, मेघ रहित क्रोड होता है। तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गर्म वायु, अगर वायु गर्म है तो वायुदाब भी क्या होगा? निम्न ही होगा। अगर वायु गर्म है तो निम्न वायुदाब, वायु ठंडी है तो उच्च वायुदाब। मेघ रहित क्रोड इसके बीच में यहाँ पर होता है केंद्र में। इसे तूफान की आंख कहा जाता है, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे तूफान की आंख कहा जाता है। इन चक्रवातों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तूफान महोर्मी यानी स्टॉर्म सर्ग, तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है, यही है तूफान महोर्मी। बाढ़, आगे जो हमारा नेक्स्ट आपदा है वो है बाढ़। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। पिछली बार आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बाढ़ से संबंधित प्रश्न आया था कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, तो उसके अंतर्गत ये बिहार, असम, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र हैं ये शायद ऑप्शन में थे, तो एनसीईआरटी से वो प्रश्न बना था। इसके अलावा अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी यूपी हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, पंजाब और राजस्थान, उत्तरी गुजरात और हरियाणा। अब देखिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो हम सभी को पता है जो बाढ़ है वो आती है, लेकिन राजस्थान में तो काफी कम से भी कम बाढ़ आती है। ये अन्य क्षेत्र का आप ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो प्रमुख क्षेत्र है इनका आप जरूर ध्यान रखें। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं।
बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? हैजा हो गया, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस। माजुली असम के अंतर्गत एक नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, तो हर वर्ष ये बाढ़ से ग्रसित द्वीप है। और ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगली आपदा है सूखा। सूखा के 4 प्रकार दे रखे हैं। पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होना। कृषि सूखा के अंतर्गत भूमि आर्द्रता सूखा भी इसको कहा जाता है, कृषि सूखा को। मिट्टी में आर्द्रता की कमी से फसलें मुरझाने लग जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यानी जिन जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक सिंचाई होती है बोए गए क्षेत्र में, तो उनको सूखा प्रभावित क्षेत्र में नहीं माना जाता है। आगे है जल विज्ञान संबंधी सूखा, जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों का स्तर का गिरना, ये कहलाता है जल विज्ञान संबंधी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्षेत्र देखते हैं सूखे से संबंधित, सूखे से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो एक है थार मरुस्थलीय क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर के जिले हैं, जहां पर 90 mm से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा सूखा से संबंधित। आगे यहाँ पर देखते हैं अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। देखिए सबसे अधिक वाले हमने देख लिए हैं, इसके बाद में इससे कम, जो ऊपर देखे उनसे कम। तो इसके अंतर्गत है पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भाग हैं, पूर्वी महाराष्ट्र, इसके अलावा अंदरूनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का पठार है, उत्तरी तमिलनाडु है, दक्षिण झारखंड है, आंतरिक उड़ीसा। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत है उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, जो यूपी के दक्षिणी जिले हैं, गुजरात के बचे जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु का कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक, ये मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं सूखे के परिणाम। तो सूखे के कारण क्या आ जाता है? अकाल आ जाता है, फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी होना, तृण अकाल, चारा कम होना, जल अकाल, जल की कमी होना। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो इसे त्रिकाल कहा जाता है, यानी एक तो अकाल हो जाए, तृण अकाल हो जाए और जल अकाल, ये तीनों एक साथ अगर किसी क्षेत्र में आ जाए तो इसे त्रिकाल कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है भूस्खलन अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र कौन कौन से है? एक तो है अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट हो गया, नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, जो अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य असम को छोड़कर, और इसके अलावा बाद में इसके जस्ट नीचे मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली में कम वर्षा वाले क्षेत्र, ये सभी। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब बना था? 2005 के अंतर्गत। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी हमने कवर किए हैं। आई होप ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। और एनसीईआरटी के जो देखिए नोट्स है काफी अधिक, मतलब हर एग्जाम के अंतर्गत कारगर साबित होते हैं। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का मुझे पता है, हर बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एनसीईआरटी की सारी बुकों से मतलब काफी अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। जो 2018-20 वाला, जो 18 के अंतर्गत शायद पेपर हुआ था, 20 के अंतर्गत रिजल्ट आया था, ऐसा ही कुछ था, उसके अंतर्गत 55 के आसपास में प्रश्न जो थे वो एनसीईआरटी की बुकों से थे। तो इन बुकों का कितना महत्व है वो आपको समझना होगा।
इसके अलावा जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें भी एनसीईआरटी से काफी अधिक सवाल आते हैं, तो आपको खुद को भी अपने सेल्फ नोट्स जरूर तैयार करने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके लिए लेके आ जाऊंगा।